जय हिंद। यदि आप आर ओ यूपीपीसीएस हाई कोर्ट आर ओ हो या यूपीएसएससी या पीसीएस से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं आपको पर्यावरण से ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो हम इस कड़ी में पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, हालांकि हमारा ज़्यादा मेन टारगेट आर ओ है, लेकिन जितने भी आपको प्रश्न मिल रहे हैं ये छोटे भी एग्ज़ाम जैसे कि यूपी पुलिस, रेलवे और एसएससी सीजीएल तक भी आए हुए हैं और आप इसे देख करके अनुभव लगा सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखते चलिएगा, जिससे पता चले आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बाद में ये भी आप लिखिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप कितने सिंसियर हैं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन को ले करके। क्योंकि अभी देखिए आर ओ होने ही वाला है, लगभग यह मार्च के आसपास, लास्ट मार्च तक तो आर ओ का एग्ज़ाम होने ही वाला है, इसमें कोई संभावना नहीं है। और हाई कोर्ट आर ओ भी लगभग अब आने ही वाला है, इसका नोटिफिकेशन आएगा, फार्म भराएगा, फिर 2 महीने बाद इसका भी एग्ज़ाम। इसलिए हमें सिंसियर होके हर एक प्रश्न पर ध्यान देना है और समझ के क्वेश्चन भी करना है। तो आइए बिना देरी किए हम प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं और इसका आंसर पता करते हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण का मतलब क्या है, हमें ये पता करना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी है कि उन संपूर्ण संख्याओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। तीसरा भी है कि भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इसका आंसर बता सकते हैं कि या तो यह तीनों इसमें सही हैं। तो देखिए हम इसका सही आंसर बता भी दिए कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्योंकि भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पशु पौधे, जितने भी चीज़ें हैं अगर हमारे चारों ओर हैं तो वह पर्यावरण है। क्योंकि पर्यावरण में सब आता है, मिट्टी से लेकर इंसान, जैविक अजैविक जितने भी यहाँ पे वस्तुएं हैं। साथ में करा है कि ऐसी दशा, जैसे मौसम भी हो गया, और साथ में एक व्यक्ति के आसपास जितने भी चीज़ें हैं जो उसको घेरे हुई हैं, बिल्कुल वही पर्यावरण से संबंधित है। देखिए यहाँ पे भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक अगर तत्व हैं तो वह भी ठीक पर्यावरण से ही संबंधित है। आइए अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न, पर्यावरण किससे संबंधित है। आपको बताने हैं कि पर्यावरण किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है कि जीवीय घटक से, बी है भू आकृतिक घटक से, और सी है अजैव घटक से, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप इस प्रश्न का आंसर जो है बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आपका क्या आंसर है और आपने क्या इसे सोचा था, ये भी बताइएगा हमें कमेंट में। आइए अगला प्रश्न यह है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है, हमें ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है परिचालन पर्यावरण, यानी जो बदलता हुआ है, भौतिक पर्यावरण, जैविकी पर्यावरण, और यह है सांस्कृतिक पर्यावरण। तो देखिए सांस्कृतिक पर्यावरण जो है इस वर्गीकरण का कोई अंश नहीं है, जबकि परिचालन है, भौतिक पर्यावरण और जैविकी पर्यावरण यहाँ पे इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न चौथे की तरफ चलते हैं।
अच्छा, 1 मिनट। यह इसका ऑप्शन सी नहीं बल्कि ऑप्शन ए सही होने वाला है, परिचालन पर्यावरण। ठीक है, परिचालन पर्यावरण का कोई भी वर्गीकरण में से नहीं लिया जाता है, बल्कि भौतिक पर्यावरण, जैविकी और यहाँ पे सांस्कृतिक पर्यावरण भी मतलब इसमें है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा और आप इसे करिए। तो प्रश्न में दिया है कथन और निष्कर्ष, कथन और कारण। कथन ये है कि सतत विकास मानव समाज की कल्याण हेतु जरूरी है, महत्वपूर्ण है। क्या कारण है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करेगी। आपको बताने हैं कि ऑप्शन ए यानी ए और आर दोनों सही है और इसका व्याख्या भी है, और बी में है कि इसकी व्याख्या सही नहीं है लेकिन दोनों सही हैं। या ए गलत है, आर सही है, या आर सही है, आर गलत है। इस तरह से इसके प्रश्न हैं। ये नीचे छिप गए हैं क्योंकि ऊपर करने पर यह दिखेगा साफ नहीं, इसलिए हमने इसे नीचे ही छोड़ दिया है। आप बताइए। देखिए हम आपको कुछ बताते हैं इससे संबंधित और रिलेटेड और जानकारी। तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण, देखिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर के नियम बनाए गए थे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के यहाँ पे नियम बनाए गए थे, और यह नियम जो है सबको फॉलो करने थे, क्योंकि यह नियम जो है बहुत ही ज़रूरी थे। हमारे इंडिया में लाए गए थे 1986 में। लेकिन अगर धारणीय विकास या सतत विकास की बात करें तो यह कब से शुरू होती है? इसे कहते हैं धारणीय विकास, धारणीय विकास या सतत विकास। तो यह 1987 में रिपोर्ट आई थी WCED यानी वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। और ये अपनी रिपोर्ट लगाई थी और उसमें इसने शामिल किया था धारणीय विकास को। तो धारणीय विकास है क्या, आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए बताते हैं कि धारणीय विकास ऐसी चीज़ है कि हम किसी भी चीज़ का या वस्तु का जो भी पर्यावरण में है या जो धरती पर है जो बाद में ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह से यूज करें ताकि वह हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। जैसे हम लोग जो तेल पेट्रोलियम ऑयल का यूज कर रहे हैं इतने धड़ल्ले से, हमको लगता है कि ये जो है 20 साल जाते जाते पूरा का पूरा तेल ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोचिए कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद जो लोग हमारी पीढ़ी के लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, वो नाती पोता लोग क्या करेंगे? उनके लिए हमने कुछ छोड़ा? नहीं छोड़ा। तो देखिए ऐसे ही अगर आपके पिता आपके लिए कुछ नहीं छोड़ते हैं, सब बेच के खा जाते हैं, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। वैसे ही ये धारणीय विकास भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। और 1992 में रियो समिट हुआ और रियो समिट में इसे समर्थन मिला और पूरा विश्व के सभी जो देश के लोग थे सब लोगों ने इसका समर्थन किया। फिर 2002 में यहाँ पे सतत विकास की बात जो यहाँ पे आई, मतलब धारणीय विकास पहले थी, बाद में सतत विकास की परंपरा यहाँ पे आ गई। इसलिए इस प्रश्न का जो है सही आंसर आप बता चुके होंगे। हम बता देते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन ए है, यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है, साथ में इसकी व्याख्या भी सही है। ठीक है। और ये देख रहे हैं ना कि जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता भी पूरी हो जाए, यही है सतत विकास। आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न जो है।
तो यह प्रश्न आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा आरंभ हुई। यह प्रतिवेदन था, यानी यह किस पुस्तक में इसे लाया गया था? तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, सी और डी में बताने हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हमने जो आपको बताया कि 1987 में पर्यावरण की तरफ से WCED यानी वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट लाई गई थी, जिसका नाम था ऑप्शन बी यानी आवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें धारणी विकास की जो चर्चा है वहाँ से आरंभ होती है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न यहाँ पे पढ़ते हैं। चलिए, ये प्रश्न मज़ेदार प्रश्न है और इसे करते हैं। निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। पहला है कि रियो शिखर सम्मेलन, ब्रटलैंड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द लिमिट टू ग्रोथ। अब बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ, फिर बाद में कौन हुआ। आप बताते चलिए। देखिए, हम बताते हैं कि रियो, आप बताइए, हम इसका जो है डेट यहाँ पे लिखते चल रहे हैं। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन यह 1992 में हुआ था। 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था और यह रियो डी जेनेरियो में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन था यह। अब देखिए, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन यह 1987 में हुआ था। 1987 में। आप बोलोगे कि सर 1987 में तो एक और रिपोर्ट आई थी जिसे आवर कॉमन फ्यूचर कहते हैं। तो बिल्कुल वह यही रिपोर्ट ब्रटलैंड की जगह पे यह रिपोर्ट मतलब कि तैयार की गई थी और वहाँ से इसे प्रकाशित किया गया था। इसलिए इसका एक नाम और ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट भी है, क्योंकि आयोग जो था यहाँ पे ब्रटलैंड आयोग था, उसके द्वारा यह रिपोर्ट बनाई गई थी, तैयार की गई थी। और जो पुस्तक थी या जो रिपोर्ट बनाई गई थी वो आवर कॉमन फ्यूचर थी। ठीक है ना। तो आपने देख लिया कि 1987 में यही ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट बनाई गई थी। अब देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह आपने कई बार देखा होगा और सुना भी होगा, याद भी होगा। तो यह 1989 में यह कार्बन के लिए था। 1989 में कार्बन के लिए ज़रूरी था और कार्बन को कंट्रोल करने के लिए यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट यह 1972 में यह रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको यह प्रश्न कैसा लग रहा है, मज़ेदार प्रश्न है कि नहीं। तो इस प्रश्न का आप जो है सही कूट नीचे बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 4 यानी चौथा सबसे पहले होगा, फिर जो है यह 1987 यानी दूसरा हो जाएगा, 4 के बाद 2 हो जाएगा। देखिए, तो यह बी ऑप्शन जो है 4 के बाद 2 है, फिर 3 यानी मॉन्ट्रियल 1989 में, फिर एक सबसे बाद में रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? करा जो धारणीय विकास है किसके संदर्भ में जो है यह अंतर पीढ़ी, मतलब कि जो पीढ़ियों के बीच अंतर आ रहा है और उसमें संसाधनों की जो कमी महसूस हो रही है, उसके विषय में यह संवेदनशील है। तो पहली बात है कि प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन और सामाजिक संसाधन। देखिए, सामाजिक संसाधन जो है पीढ़ीगत बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, यह बदले या न बदले वो आप अपने अनुसार सब कर सकते हैं। औद्योगिक संसाधन, तो यह भी जो है उद्योग आप बढ़ा घटा सकते हैं अपने समय के अनुसार। देखिए, पहले समय उद्योग नहीं थे, आज उद्योग ज़्यादा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन जो है आप अपने सुख के लिए यूज करते हैं, जैसे आप घर बनाते हैं वो भौतिक संसाधन है। तो आप आज भी पहले भी बना रहे थे और हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं वह भी इसका भरपूर जो है बना बिगाड़ सकती हैं। लेकिन प्राकृतिक संसाधन अगर एक बार बिगड़ गया तो हम इसे फिर दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत लंबा समय लगता है इसे बनने में। जैसे हमने बताया कि जो पेट्रोलियम की बात किए थे कि इसे आने वाले समय में
ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको कम से कम यूज करें ताकि आने वाले हमारी पीढ़ियां भी जाने कि नहीं पेट्रोल क्या होता था। साथ में अगर जो ठीक है, तो ये रहा प्राकृतिक संसाधन इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये रहा कि सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, आप पढ़ चुके हैं कि जैविक विविधता का संरक्षण होना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण होना चाहिए। ऑप्शन सी, निर्धनता को घटाना यह भी होना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। भाई देखिए, जैव विविधता की संरक्षण करेंगे मतलब जितना जीव हैं उनको उससे मतलब उतना बनाए रखें। ये नहीं कि सभी जीवों को खत्म कर दें केवल इंसान ही बचे, तो वह सतत विकास नहीं रह जाएगा। साथ में प्रदूषण जो है उसको खत्म करें, निर्धनता को कम करें, गरीबी कम करें, जिससे लगातार जो लोग अपना अपना विकास बराबर तरीके से कर सकें। ये रहा अगला प्रश्न।